गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज ब्रेश कुमार। मेरे प्रिय दोस्तों, क्लास एट्थ आज सेकंड चैप्टर है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हम इसमें चर्चाएं करेंगे भूमि या मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव संसाधन। मानव के जीवन के लिए, जीविकोपार्जन के लिए भूमि सबसे बड़ा संसाधन है और इसी के साथ जल, प्राकृतिक वनस्पतियाँ और वन्य जीव संसाधन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मानव पर्यावरण परिवेश में रह कर के यहाँ पर प्राकृतिक वनस्पतियों और वन्य जीवों के साथ अपना जीवन यापन व्यतीत करता है। तो मेरे प्रिय दोस्तों, यहाँ मानव अपनी आवश्यकताओं जो पूर्ति करता है वो प्रत्यक्ष रूप से जंगली जीव जंतुओं और वनस्पतियों से प्रत्यक्ष रूप से करता है। वहीं पर विश्व में जो 90% जनसंख्या भू क्षेत्र के 30% भाग पर जो रहती है, से 70% भूमि पर या तो विरल जनसंख्या है या निर्जन है। तो मेरे प्रिय दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आती है उसे लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। तो भूमि मानव की प्रवृत्ति के लिए, मानव के जीविकोपार्जन के लिए सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। हम पहले ही बता चुके हैं, संसाधन होते नहीं, बनाए जाते हैं। मानव अपनी आवश्यकताओं पूर्ति संसाधनों को बनाकर पूर्ति करता है। क्षेत्रफल लगभग 30% भूभाग भूमि है। यही नहीं, यह थोड़े से प्रतिशत से भी सभी भाग आवास योग्य नहीं हैं। मुख्यतः भूमि और जलवायु, लैंड एंड क्लाइमेट, देयर आर मोर डिफरेंट एंड डिफरेंट स्कोप्स एरिया रीजन्स इन ऑल द वर्ल्ड। फिर भी विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान है, पाया जाता है। कहीं ऊबड़ है, कहीं खाबड़ है, कहीं स्थलाकृतियाँ, पर्वत है, पठार है, मैदान है, जलाक्रांत, संभावित निम्न क्षेत्र हैं, कहीं मरुस्थल हैं। तो जिस तरह से पर्वत पठारों पर जनसंख्या बहुत कम निवास करती है, मरुस्थल में बहुत जनसंख्या कम निवास करती है। गंगा यमुना नदियों के क्षेत्रों में जनसंख्या सघन निवास करती है। सामान्यतः विरल और निर्जन उर्वरक मैदानों, नदी घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है, बिकॉज दीज आर मोर एरियाज, मोर इंटेंसिव एरियाज इन द वर्ल्ड। लेकिन विश्व में ऐसे बहुत से स्थान हैं जहाँ सघन जनसंख्या है, सघन बसे क्षेत्र हैं। तो मेरे प्रिय दोस्तों, जो भूमि उपयोग है, यूटिलिटी ऑफ लैंड, भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कृषि, एग्रीकल्चर, वानिकी, फॉरेस्ट्री, मिनरल्स, रोड्स, इंडस्ट्रीज की स्थापना करना साधारणतः इस भूमि उपयोग कहते हैं। तो आपको ज्ञात ही होगा कि मेरे प्रिय दोस्तों, एक टेबल के माध्यम से यहाँ से क्वेश्चन कई बार बना है पीसीएस में या यूपी में, कि चयनित देशों में भूमि उपयोग, सबसे अधिक भूमि उपयोग कहाँ पर है, कहाँ पर सबसे अधिक वन है, कहाँ पर चरागाह है, कहाँ पर फसल भूमि ज़्यादा होती है, अन्य उपयोगी अदर यूटिलिटीज़ के लिए कौन सा इम्पोर्टेंट है। तो ऑस्ट्रेलिया है, वहाँ पर फसल भूमि ओनली कितना है, 6 है। लेकिन चरागाह कितने पर है आपका, 56 पर है, वन 40 पर है और अन्य 24 पर है। ब्राज़ील में सबसे अधिक चरागाह वन है, फॉरेस्ट है, वाइड है। कनाडा में सबसे अधिक क्या है, अन्य उपयोगी हैं और वन 39 पर है। चीन में 10% फसल भूमि, 34 पर आपको चरागाह हैं, 14% पर वन है, 42 पर अन्य उपयोगी है। फ्रांस में 35, 21, 27 और 17। भारत, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशंस, चयनित कंट्रीज़ में
जो लैंड यूटिलिटीज़ के लिए, क्योंकि 57% पर क्या है, फसल भूमि है, फर्टिलाइज़र भूमि लैंड है, 4% पर चरागाह, 22% पर वन और 17% पर अन्न उपयोग के लिए है। जापान 12-267, यानी कि वन कितने पर हैं, 67 पर फैले हुए हैं, 19% पर अन्न है। रूस 8%, 5%, 44। यूनाइटेड किंगडम 29, 46, 10 एंड 16। संयुक्त राज्य अमेरिका 21, 26, 32 एंड 21 का ये आंकड़ा है। तो विश्व के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, वर्ल्ड के बारे में देखा जाता है तो भूमि जो है, फसल भूमि 11% पर होती है, चरागाह आपके 26 पर हैं, वन आपके 31 पर हैं, अन्न उपयोगी 32 है। तो इस तरह से मानव अलग अलग कंट्रियों में इसका उपयोग किया जाता है। तो मेरे प्रिय दोस्तों, यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि आप अपने घर पड़ोस के कुछ बुजुर्ग व्यक्तियों की बातें कर सकते हैं, पिछले कुछ वर्षों में क्या क्या यूज हुआ है, क्या क्या परिवर्तन हुआ है, इससे आप जानकारी को जुटा सकते हैं। ये दिस इज योर ऑब्जर्वेशंस फॉर यू लाइफ। तो मेरे प्रिय दोस्तों, यहाँ पर एक ये देख सकते हैं, एक बस्ती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ में बस्ती को बसाया गया है। तो हमारा ये गांव है, गांव में लोग कैसे निवास करते हैं, झोपड़पट्टी में निवास करते हैं। एग्रीकल्चर इनका, इनकी खान पीन के साथ, रहन सहन के साथ इनका एग्रीकल्चर प्लस हस्बेंड्री वर्क रहता है। फिर या सेकंड कंडीशन आ गई, थर्ड आ गई और टेट्रीज आ गई। इस तरह से यहाँ बड़ी चुम्बी इमारतें भी पाई जाती हैं। भूमि संसाधन का संरक्षण, तो कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज। बढ़ती जनसंख्या तथा इसकी बढ़ती मांगों के कारण ही वन भूमि और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। इससे इस प्राकृतिक संसाधन का भी ह्रासमेंट हो रहा है। आपको ज्ञात होगा कि आप जानते हैं भूस्खलन से भी हमारी क्या है, भूमि डिस्ट्रॉय होती है। वस्तुनिष्ठ अध्ययन, न्यूनीकरण क्रियाविधि से भी कि हमारी भूमि डिस्ट्रॉय होती है। शब्दावली अपक्षय समझते हैं। अपक्षय मतलब है तापमान परिवर्तन, तुषार क्रिया, जो पौधे प्राणी मनुष्य अनुवर्तित जो अपने टूट फूट चीट होता है, बिखर जाता है, उसी को अपक्षय कहलाते हैं। ये समाप्त होने पर डर पैदा हो गया है, इसलिए विनाश के लिए वर्तमान दर को अवश्य ही रोकना चाहिए। वन रोपण, भूमि उद्धार, रासायनिक कीटनाशक उर्वरक उपयोग, अत्याचारण पर रोक आदि भूमि संरक्षण के लिए उपयुक्त कुछ सामान्य तरीके हैं। मृदा, सोयल। मेरे प्रिय दोस्तों, सोयल का निर्माण कैसे होता है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो अगर हमारी वीडियो पसंद आती है उसे लाइक एंड शेयर अवश्य करें। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, मृदा पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। जो पृथ्वी के ऊपरी जो परत होती है वो दानेदार कण होते हैं, पतली परत पहला होती है, उसी को ही हम क्या है, मृदा कहते हैं। यह भूमि से निकटता से जुड़ी हुई है। स्थल रूप मृदा के प्रकार हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि हमारे जो ऊपर दे रखा है आपका ह्यूमस है, ह्यूमस और वनस्पति के ऊपर मृदा है। इसका जो सेकंड लेयर है बारू गाद किले के साथ उपमृदा है। थर्ड है अपक्षयत चट्टानी पदार्थ है, जनक चट्टाने हैं। क्या आप जानते हो, डू यू नो अबाउट ऑफ सोयल? ओनली 1 सेंटीमीटर मृदा को बनाने के लिए सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। क्लियर फ्रेंड्स? तो निर्धारित करते समय मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों, मिनरल्स एंड जैव बायोटिक्स स्टफ्स एंड लैंड्स में पाए जाने वाले खनिजों के से होता है। अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। खनिजों में जैव पदार्थ का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। तो ये मृदा है, सोयल है। सोयल से जुड़े हुए हमारी कंडीशन है। देखो, सोयल में जनक सेल होती हैं, रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा परंपरागत निर्धारण करती है। जलवायु है, तापमान है, वर्षा है, अपक्षय है, ह्यूमस है की दर को प्रभावित करती है। समय, मृदा प्रक्षेत्रकम को, मोटाई को निश्चित करती है। वनस्पति जाति, प्राणी जाति, सूक्ष्म जीव ह्यूमस की दर को प्रभावित करती है। उच्चावच, तुंगता, ढाल मृदा संचय का निर्धारण भी करती है। ये सारी कंडीशन मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले मेजर कॉज हैं।
क्लियर। तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि भारत में सबसे बड़ी मृदा कौन सी है, जलोढ़ है, उसके बाद काली है, उसके बाद लाल है, काली है, लेटराइट, मरुस्थलीय, पर्वतीय प्रकार की मृदाएं भारत में पाई जाती हैं। इस प्रकार से एक एक मुट्ठी एकत्र कीजिए और इस मिट्टी के बारे में आप निरीक्षण कर सकते हैं, सर्वे कर सकते हैं। मृदा निर्माण के कारक क्या हैं? मृदा निर्माण के मुख्य कारक जनक शैल का स्वरूप और जलवायविक कारक है। मृदा निर्माण के अन्य कारक स्थलाकृति, जैव पदार्थ की भूमिका और मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय है। अलग अलग स्थानों में ये भिन्न भिन्न हैं। अलग अलग स्थानों पर भिन्न भिन्न प्रकार की मृदाएं मिलती हैं। जिस तरह से गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र अर्थात हिमालय के गिरपद में जो मृदा का जो निर्माण हुआ है उसे हम कहते हैं जलोढ़ मृदा, जो गंगा नदी की सहायक नदियों द्वारा लाए गए कांप कछार मिट्टी से विस्तृत क्षेत्र को ही जलोढ़ या कांप मिट्टी के नाम से जाना जाता है, जो भारत की सबसे बड़ी मृदा है। इसमें 2011 की जनगणना के अनुसार 11% जनसंख्या निवास करती है। मृदा का निम्नीकरण क्षरण के उपाय क्या हैं? देखो भाई, अगर मृदा अपरदन की क्षीणता, मृदा साधन के दो कथरे हैं, मानवीय प्राकृतिक, दोनों ही कारकों को मृदाओं का निम्नीकरण हो सकता है। मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक वनोन्मूलन, अतिचारण, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक का अधिक उपयोग, वर्षा दोहन, भूस्खलन, बाढ़ है। ये सारी चीज कंडीशन फॉलो होती हैं निम्नीकरण में। मृदा संरक्षण की कुछ विधियां हैं, निम्न प्रकार हैं, जैसे मल्च बनाना, पौधे के बीच अनावरित भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है, इससे मृदा की आर्द्रता रुक जाती है। क्लियर। आप इसमें चित्र के माध्यम से वेदिकाएं और इसमें समोच्च रेखी इसमें दे सकते हैं। वेदिका फॉर्म, ये तीव्र ढाल पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाएं। इनसे पृष्ठीय प्रभाव और मृदा अपरदन कम हो सकता है। क्योंकि पृष्ठीय प्रभाव भी कम हो सकता है और मृदा अपरदन भी कम हो सकता है, इसे वेदिका फॉर्म कहलाते हैं। समोच्च रेखी जाति है, आप समोच्च रेखी जातियों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये सारे दे रखे हैं। क्लियर फ्रेंड्स। तो इस तरह से ये वाला कंडीशन है और यहाँ पर क्या है, वेदिका है, ये यहाँ पर दे रखा है। क्लियर। तो यहाँ पर रखा है रक्षक मेखलाएं, तटीय प्रदेशों, शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए यहाँ पर मृदा आवरण को बचाया जा सकता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्लियर फ्रेंड्स। तो आप समझ सकते हैं इसमें। तो इसके बाद आता है समुच्च रेखीय। समुच्च रेखाओं पर रोधिकाएँ बनाने के लिए पत्थर, घास, मृदा, पत्थर का, घास का, मृदा का आदि का उपयोग करते हैं। ये सारी कंडीशन का प्रयोग करते हैं। रोधिका के समान यहाँ एकत्र कर खाइयाँ बनाई जाती हैं। क्लियर। तो ये सारी कंडीशन है। चट्टान बांध, यहाँ पर जल को प्रभाव को कम करने के लिए यहाँ पर चट्टान बांध बनाए जाते हैं, मृदा क्षय को रोकते हैं। इसलिए बीज की फसल उगाना, वर्षा दोहन, मृदा को संरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतारों में उगाई जाती हैं। क्लियर। जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है जो भूपृष्ठ पर 3/4 भाग जल से ढका है, इसलिए इसे जल ग्रह कहना उपयुक्त है। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों में ही प्रारंभ हुआ था। यद्यपि आज ही महासागर पृथ्वी की सतह पर 2/3 भाग को ढके हुए हैं और विविध प्रकार के पौधे जंतु मदद करते हैं। महासागरों के यहाँ पर का जल लवण और मानवीय उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। अलवणीय यहाँ पर केवल 2.7% भाग पर, 70% भाग पर बर्फ की चादरी हिमानी के पृष्ठ से अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड, पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। अपनी स्थिति के कारण ही ये मनुष्य की पहुँच से बाहर है। केवल 1% अलवण जल उपलब्ध है और यह मानव उपभोग के लिए उपयुक्त है। यह भूमि जल, नदियों और झीलों, पृष्ठीय जल रूप में, वायुमंडल जलवाष्प रूप में पाया जाता है। क्लियर। तो आप समझ सकते हो कि 1975 में मानव उपयोग के लिए जल खपत 3850 घन किलोमीटर वर्ष थी, जो कि वर्ष 2000 में बढ़कर के 6000 घन किलोमीटर वर्ष से भी अधिक हो गई है। क्या आप जानते हैं एक टपकता नल एक वर्ष में 1200 लीटर जल व्यर्थ करता है। तो मेरे प्रिय दोस्तों, मैंने एनसीईआरटी क्लास 7 में और एनसीईआरटी क्लास 8 में यही बताना चाहता हूँ
कि यदि आप पानी को वेस्ट करेंगे तो हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है। क्लियर। तो हम पानी को क्या है, कंजर्वेशन करना है, संरक्षण करना है, पानी का सदुपयोग करना है, चाहे मृदा के रूप, मृदा यानी कृषि के लिए या चाहे पशुओं के लिए आदि के लिए, किसी के लिए उपयोगी हो। तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि औसत एक भारतीय नागरिक को कम से कम 135 लीटर जल उपयोग करता है। जैसे पीने के लिए आपको पता ही है, जो पीने के लिए पानी जल यूज करता है वो कितना 3% पानी करता है। खाना बनाने में 4, इसके बाद नहाने के लिए 20 लीटर, और इसके शौचालय के 40, बस धोने के लिए 40, बर्तन धोना 20, बागवानी 23, और टोटल है वह 135% यानी लीटर जल को डेली यूज़ करता है मानव। ठीक है ना। तो इसको हम कंजर्वेशन करें, बचाएं। डू यू नो अबाउट डिस्कस ऑफ वाटर रिलेटेड ऑफ द ह्यूमन बीइंग। क्या आप जानते हैं कि जल बाजार के बारे में सुना है कि सौराष्ट्र प्रदेश में 1.25 लाख जनसंख्या वाला अमरेली शहर पास में तालुका से पानी खरीदने के लिए पूर्णतः निर्भर है। पानी खरीदते हैं यहाँ के लोग, तालुका जो अमरेली के शहर के पास जो तालुका क्षेत्र है। क्लियर। तो आप समझ सकते हो, इसलिए अलवणीय जल पृथ्वी पर सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ है, और पृथ्वी पर जल न बढ़ाया जा सकता है और न घटाया जा सकता है। इसकी कुल मात्रा स्थिर रहती है, इसकी प्रचुरता में विविधता प्रतीत होती है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अगर हमारी वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें। आप जानते हैं कि वाष्पीकरण, वर्षण और बहाव की प्रक्रियाओं द्वारा ही महासागरों, वायु, भूमि, पुनः महासागरों के चक्रण निरंतर गतिशील है। जैसा कि आप जानते हैं, जल चक्र यानी कि वाटर साइकिल कहते हैं। मनुष्य जल की बड़ी मात्रा का उपयोग न केवल पीने धुलाई में ही करता है, वरन उत्पादन प्रक्रिया में भी करता है, जल कृषि में करता है, उद्योग धंधों में करता है, बांधों जलाशय के माध्यम से भी करता है। इसके स्रोतों को सूखने और जल प्रदूषण से रोकने के लिए अलवणीय जल की आपूर्ति कमी को मुख्य कारक बढ़ती जनसंख्या, भोजन, नकदी, और इसमें आप समझ सकते हैं नकदी, इसमें क्या है, फसलों को बढ़ती मांग, बढ़ती नगरीकरण, और यहाँ पर बेहतर जीवन स्तर से है। तो जल उपलब्धता की समस्याएं, तो प्रॉब्लम ऑफ वाटर अवेलेबल। तो मेरे प्रिय दोस्तों, विश्व में, भारत की नहीं विश्व की सबसे बड़ी समस्या है। ढेर सारे से संबंधित सम्मेलन में सेमिनार भी अटेंड हुए हैं। तो यहाँ पर विश्व कई प्रदेशों में जल की कमी है। अधिकांश अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिणी एशिया, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग, उत्तरी पश्चिमी मैक्सिको, दक्षिणी अमेरिका के भाग, संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया अलवणीय जल की आपूर्ति कमी का सामना कर रहे हैं। वे देश ऐसे प्रदेशों, जलवायु प्रदेशों, क्लाइमेट रीजन में स्थित हैं जहां अक्सर सूखा पड़ता है, उनमें जलाभाव समस्या बनी रहती है। इस प्रकार से जल अभाव मौसमी वार्षिक वर्षण की विविधता का परिणामस्वरूप ही हो सकता है, अर्थात अति उपयोगी जल स्रोतों को संदूषण के कारण ही जल का अभाव हो सकता है। मेरे प्रिय दोस्तों, जल संसाधनों का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेस। आप जानते हो कि टुडे द वर्ल्ड में अगर ये एनीबडी पर्सन अगर आपको वाटर को कंजर्वेशन करने की अगर मुहिम चलाता है, तो विश्व में शुद्ध और पर्याप्त जल स्रोत तक पहुंचना एक बड़ी समस्या बन गई है। इस छीड़ होते हुए संसाधनों को छीड़ के लिए कदम उठाने चाहिए। यद्यपि जल एक नवीकरणीय संसाधन है। वाटर क्या है, एक रिन्यूएबल रिसोर्सेस है। सो दैट इसका जो उपयोग है, अति उपयोग प्रदूषण के उपयोग को अनुपयुक्त बना देता है। अशोधित या आंशिक रूप से शोधित बाहित मल, कृषि, रसायन विसर्जन और जल निकाय, औद्योगिक बहिस्राव जल से प्रमुख सदूषक उनके शामिल नाइट्रेट, धातुएं, कीटनाशक, पीड़कनाशक जल को प्रदूषित कर देते हैं। इसके लिए अधिकांश रसायन अजैव निम्नीकरण होने के कारण ही जल द्वारा
मानव शरीर में पहुंच जाते हैं तो ये प्रदूषक जल निकाय छोड़ने से ही पूर्व वह श्रावों को उपयुक्त विधि के शोधक करके जल प्रदूषित नियंत्रण किया जा सकता है। वन और अन्य वन्यजीव जो आवरण धरातलीय प्रभाव को मंद करते हुए भूमिगत जल को पुनः पूरित करते हैं। जल संग्रहण पृष्ठीय प्रभाव को बचाने के लिए दूसरी विधि है। जल का उपयोग खेतों की सिंचाई के लिए किया जाता है। जल रिसाव को कम करने के लिए नहरों को ठीक से पक्का करना चाहिए। रिसाव और वाष्पीकरण से होने वाले जल क्षति को रोकने के लिए एक क्षेत्र स्प्रिंकलरों से सिंचाई करना अधिक प्रभावी विधि है। वाष्पीकरण की अधिक दर वाले शुष्क प्रदेशों में सिंचाई की ड्रिप टपकन विधि बहुत उपयोगी होती है। संरक्षण की विधि के लिए अपनाकर बहुमूल्य जल संरक्षित किया जाता है। आप जानते हो अपने घर में जो छत पर जो वर्षा का जल एकत्रित करके जल को संग्रहण करना चाहिए और उत्पादक उपयोग को लाना चाहिए। वर्षा जल संग्रहण करने से औसत 2 घंटे की वर्षा का एक दौर में 8000 लीटर जल बचाने के लिए काफ़ी होता है। प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव आप स्कूल में ढेर सारे ऑब्जर्वेशन करा सकते हैं। कंजर्वेशन ऑब्जर्वेशन और उसके साथ ही कंजर्वेशन बता सकते हो, बच्चों को एराजली कर सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। ये सारी बातें इसमें दे गई हैं। तो सभी जो जातियां हैं जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर परस्पर संबंधित हैं, निर्भर रहती हैं। जीवन आधारित तंत्र को ही परतंत्र कहलाते हैं। वनस्पति वन जीव बहुमूल्य संसाधन है। पौधे हमें इमारती लकड़ी देते हैं, प्राणियों को आश्रय देते हैं, ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं जिसे हम सांस लेते हैं, फसलों को उगाने के लिए आवश्यक मृदा की सुरक्षा करते हैं, रक्षा मेखला के रूप में कार्य भी करते हैं, भूमिगत जल को संग्रह में सहायता करते हैं, हमें फल, लेटेक्स, तारपीन का तेल, गोंद, औषधि, पौधे, कागज़ प्रदान करते हैं जो आपके अध्ययन के लिए अधिक आवश्यक होता है। पौधे को असंख्य उपयोग है, इनमें आप बहुत कुछ इसको जोड़ सकते हो। तो कमल एक औषधि बूटी है, इसका हम प्रयोग करते हैं। चिमकिला एक किंगफिशर है, एक जीव है, आप देख सकते हैं। तो वन जीव अंतर्गत जंतु, पक्षी, कीट, जलीय जीव रूप आप देख सकते हैं। हमें दूध, मांस, खाल, ऊन प्राप्त होती है। कीट जैसे मधुमक्खी हमें शहद देते हैं, फूलों से परागण में मदद करते हैं, परतंत्र के अपघटक के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चिड़ियाँ अपने भोजन के लिए कीटों पर निर्भर रहती हैं, अपघटकों के रूप में डिकम्पोजिशन की कार्य करती हैं। गिद्ध है मृत जीव, जंतुओं को खाने कार्य है, अपमार्जक है, पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक समझ आता है, एक पर्यावरण मित्र है। इसलिए प्राणी चाहे बड़े हों या छोटे हों, परतंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए सभी क्या हैं, इम्पोर्टेंट अपना रोल फॉलो करते हैं। तो आप जानते हो भारतीय उपमहाद्वीप में जिन पशुओं पर उपचार डिक्लोफिनेक, एस्पिरिन अथवा इबुप्रोफेन जैसे पीड़ानाशी से किया जाता है, इनके अपमार्जन उपरांत गिद्ध किडनी खराब होने से मर रहे थे। पशुओं और इन औषधियों से उपयोग को करने के प्रतिबंध लगाने पर प्रयास किया जा रहा है और यहाँ तथा आरक्षित स्थान पर गिद्ध के प्रजनन के प्रयास किए जा रहे हैं। क्लियर। तो इस तरह से प्राकृतिक वनस्पति का वितरण, वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। विश्व की वनस्पति के मुख्य प्रकारों को 4 वर्गों में रखा जा सकता है। वन है, घास है, स्थल वन, घास स्थल, गुल्म, टुंड्रा। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष उग सकते हैं। इस प्रकार प्रचुर जल आपूर्ति वृक्षों के लिए ही पाए जाते हैं। जैसे जैसे आर्द्रता कम होती है, ये सारे वृक्षों पर आकार, उनकी सघनता कम हो जाती है। और आप समझ सकते हो अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, 10 मुर्गा कह गए सबके दाता राम। तो ये आपने पोएम पढ़ी होगी। वृक्षों पर आकार, उनकी सघनता कम होती जाती है। सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष और घास उगती है, जिससे कि विश्व में घास स्तर का निर्माण होता है। कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कटीली झाड़ियाँ, गुल्म उगते हैं। इस प्रकार से क्षेत्रों में पौधों की जड़ों और गहरी होती है। थी बाष्पोत्सर्जन के होने वाले आर्द्रता की हानि को घटाने के लिए एक पेड़ों की पत्तियों को कांटेदार जो मोमी सतह वाली होती है, इसे शीत ध्रुवीय प्रदेश टुंड्रा वनस्पति के मांस और लाइकेन सम्मिलित होते हैं। वनों को उनकी पत्तियां गिराने के आधार पर प्राय सदाहरित या
वन या पर्णहरित वन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। सदाहरित वन उन्हें कहते हैं जिन वनों को वृक्ष वर्ष में किसी भी ऋतु में अपनी पत्तियां एक साथ नहीं गिराते। पर्णपाती वन वे वन होते हैं जिनके वृक्ष बाष्पोत्सर्जन से होने वाली हानि को रोकने के लिए किसी विशेष ऋतु में अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। ये वन विभिन्न अक्षांशों उनकी स्थितियों के आधार पर उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय वर्गीकृत किए गए हैं। आप समझ सकते हो कि यहाँ जो विभिन्न प्रकार के वन जो वितरण है उनको संबंधित प्राणी जीवन के बारे में भी बताया गया है। आप पिछली 2 शताब्दियों से विश्व में जितने लोग थे उस समय उनसे कहीं अधिक लोग बढ़ती जनसंख्या पोषण के लिए फसलों को उगने के लिए वनों के विशाल वृक्ष काट दिए गए हैं और यह विश्व भर में अपने वनों का आवरण तेजी से समाप्त हो रहा है। यह बहुमूल्य संसाधन का संरक्षण तुरंत आवश्यक है। इसको बचाया जाए, चाहे स्कूलों के माध्यम से, परिवार के माध्यम से, व्यक्ति को एराइज करने से या समाज को एराइज करने से इसको बचाया जा सकता है। प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव संरक्षण तो आप लोग समझ सकते हो, वाइल्ड लाइफ ऑफ कंजर्वेशन एंड नेचुरल वेजिटेशंस जो है हम वन हमारी संपदा है। पौधे जंतुओं का आश्रय प्रदान करते हैं और साथ ही परतंत्र को भी सुरक्षित रखते हैं। जलवायु में परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप के कारण ही पौधे और जंतुओं के प्राकृतिक आवास नष्ट हो सकते हैं। बहुत सी जातियां असुरक्षित हैं। आप समझ सकते हो कि जैसे जैसे जनसंख्या का दबाव बढ़ा है वैसे वैसे हमारे प्राकृतिक वनस्पतियां का दोहन होता चला जा रहा है, क्योंकि मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है, पेड़ पौधों को काटता चला जा रहा है, अपना आवास बना रहा है, नगरों का विकास हो रहा है, उद्योगों का विकास हो रहा है। इस तरह से क्या है, वनस्पतियाँ विनाश होता चला जा रहा है। वनोन्मूलन, मृदा अपरदन, निर्माण कार्य, दवानल, भूस्खलन, ये ढेर सारी प्राकृतिक आपदाएं क्या है यहाँ जागृत हो रही हैं। और आप समझ सकते हो ब्लैक बुक को सुरक्षा आवश्यकता है। कुछ मानव निर्मित प्राकृतिक कारक हैं जो मिलकर इन महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों लुप्त होने की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं। आज भी कुछ चिंताओं की विषय है कि शिकार करने से संख्या बढ़ रही है। कुछ खास प्रजातियों की संख्या तेजी से कमी आई है, चाहे पशु खाल, चमड़ा, नाखून, दांत, पंखों के साथ साथ सींग एकत्रीकरण, गैर कानूनी व्यापार के लिए जंतुओं को अनाधिकार शिकार किया गया है। आप समझ सकते हो कि कुछ चीता, शेर, हाथी, ब्लैक बक, मगरमच्छ, घड़ियाल, घोड़ा, हिम, तेंदुआ, शुतुरमुर्ग और मोर हैं। इनका संरक्षण जागरूकता क्या आपको बढ़ा करके किया जा सकता है, आप बढ़ा सकते हैं। आप डेली इसके बारे में ढेर सारे आर्टिकल्स निकलते हैं, उससे आप लोग एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, उसको अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं, उनकी मोर बिलिंग को एराइजली कर सकते हैं और हमारे पर्यावरण को बचाया जा सकता है। राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, जैव मंडल निश्चय हमारी प्राकृतिक वनस्पतियों वन्यजीव संरक्षण हो रहा है, इसको बचाया जाए, प्रजातियों को सापेक्ष भंग न किया जाए, पर्यावरण संतुलन बचाए रहे। पर्यावरण विश्व पर्यावरण दिवस पता ही है आपको, 5 जून को मनाया जाता है। अनेक प्रजातियों को प्राकृतिक आवास उथल पुथल हो कर दिए गए हैं। पक्षियों को, जीव जंतुओं को, अंधाधुंध शिकार काढ़ी ये विलुप्त हो गए हैं। इनको कैसे बचाया जाए, कैसे कंजर्वेशन किया जाए, ये सब हम लोगों का ही एक परम धर्म है। क्लियर। तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत से देशों में कानून बना दिए गए हैं, पक्षियों को, पशुओं को मारना कोई मार नहीं सकता है। और हमारे पास ढेर सारे इसमें अमेंडमेंट एक्ट पास करके कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से उनको क्या है, सज़ा का प्रावधान बनाया गया है। भारत में भी है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, ठीक है, 1952 बना, फिर इसके बाद इसमें संशोधन हुए 88 में, फिर इसके बाद आज तक ढेर सारे 92, 72 ढेर सारे हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रॉपर्टी जो ICITS की जो कन्वेंशन ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडेंजर्ड स्पीसीज वर्ल्ड ऑफ द फोन ये एंड फ्लोरा की स्थापना की गई, जो प्राणियों को, पक्षियों को, जातियों को सूची तैयार की गई है। इसमें सारी बातें कंजर्वेशन कैसे की जाए। जैव मंडल निचले जो यह जैविक नेटवर्क द्वारा ही जुड़े संरक्षित क्षेत्रों में एक श्रृंखला है, आप जिसे संरक्षण और विकास के बीच ही संबंधों को प्रदर्शित कर सकते हैं, इसको एराइजली कर सकते हैं, बचा सकते हैं। चीतों को, झुंडों को आप जानते हो ये फूड चेन सिस्टम है, किस तरह से इसको कंजर्वेशन किया जाएगा, प्रकृति उसको स्वयं ही इसको करती है। तो मेरे प्रिय दोस्तों, इसके बाद हमारे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप इसको अटेम्प्ट करें। तो निम्न प्रश्नों को उत्तर दीजिए।
मृदा निर्माण के लिए उत्दायी दो मुख्य कारकों से मृदा निर्माण क्या क्या हैं आपको पता ही है। संगठन होना चाहिए भाई, खनिज है, ह्यूमस है, ये सारी चीज़ होनी चाहिए। भूमि निम्नीकरण के दो कारण क्या है भाई, अपरदन ज़्यादा हो रहा है भाई, वृक्षों का कटाव हो रहा है, पशुचारण ज़्यादा हो रहा है। भूमि की महत्वपूर्ण संसाधन क्यों माना जाता है, क्योंकि मानव इस पर रह करके अपना कृषि करता है, कृषि साथ पशुपालन भी करता है। 2 सोपानों का नाम बताओ आप, समक्षीय सोपान है, गोकुल सोपान है, ठीक है ना। इस तरह से सीढ़ीदार है, इसके सोपानों से क्या है भूमि को बचाया जा सकता। जल संरक्षण 3 तरीके हैं, जल को कैसे बचाया जाए, जल को कंजर्वेशन कैसे किया जाए भाई, जल को कभी भी कोई व्यर्थ नहीं किया जाए, खुला न छोड़ा जाए। दूसरी बात यह है जल संरक्षण जितना उपयोग हो उतना यूज़ करें, एक्स्ट्रा यूज़ ना करें भाई, क्योंकि मानव एक डेली 135 लीटर पानी व्यर्थ करता है। निम्नलिखित से कारक मृदा निर्माण में नहीं है तो समय, मृदा संगठन, जैव पदार्थ, तो इसमें क्या है समय। निम्न में से कौन सी विधि तीव्र ढाल के मृदा अपरदन को रोकने में सर्वाधिक उपयुक्त है। यह रक्षक, मल्चिंग, वेदिकाएँ जो होती हैं इसको कहा जाता है। क्लियर। निम्न में से कौन से प्राकृतिक संरक्षण अनुकूल नहीं है। बल्ब को बंद कर देना चाहिए जब आवश्यक न हो। नल को उपयोग के बाद तुरंत बंद कर देना चाहिए। खरीदारी के बाद ही पॉलीपैक को नष्ट कर देना चाहिए, अनुकूल नहीं है। तो इस तरह से खा है इसमें से यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। भूमि उपयोग, भाई भूमि उपयोग किसके लिए करते हैं आपको पता है, कृषि के लिए उपयुक्त भूमि है। ह्यूमस किसमें पाया जाता है, तो इसी मृदा में पाया जाता है। चट्टान बांध है, हम चट्टानों पर क्या है मृदा अपरदन रोका जा सकता है। कृषि वो भूमि है, कृषि को हम समष्टि रेखा जुताई करके ही भूमि को बचाया जा सकता है। तो आप इसमें ढेर सारे ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। निम्नलिखित में से सत्य असत्य क्या बात है। भारत गंगा ब्रह्मपुत्र अधिक आबाद प्रदेश है, क्यों आबाद प्रदेश है, क्यों कौन सी जलवायु और यहाँ पर कौन सी मृदा पाई जाती है, इसके बारे में आप एग्जाम्पल दे करके बता सकते हो। प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता कम हो रही है, क्या रीज़न है, इसके बारे में आप बताएं। क्लियर दोस्तों। तो ये टॉपिक आज हमारा यहाँ कंप्लीट होता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यहाँ से आपका जो कंसेप्ट होगा वो भी डेवलप होगा। क्लियर दोस्तों। तो मेरे प्रिय दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पसंद आती है उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि इस तरह से कंटिन्यू हमारी ये वीडियो आती रहेंगी। आप जो 2nd चैप्टर है क्लास 8th का, इसके बाद 9th का, फिर 10th, 11th, 12th, इस तरह से हमारी सारी वीडियो कंटिन्यू चलती रहेंगी। तो इसके बाद हमारा ज्योग्राफी के बाद हमारा टॉपिक रहेगा हमारा हिस्ट्री के बाद आप पॉलिटी के बाद ये सारा कंप्लीट करा देंगे आपको। क्लियर फ्रेंड्स। तो अगर हमारी वीडियो पसंद आए उसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। अगर कोई बात है उसे कमेंट करें और उसके बारे में बताएं। क्लियर। तो थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर, गुड मॉर्निंग।